पीएम मोदी के कार्यकाल में विपक्ष का वो हाल हुआ है जिसकी उम्मीद विपक्ष ने भी नहीं की होगी। लेकिन ये सब इसलिए संभव हो सका है क्योंकि पीएम मोदी देश सेवा के लिए सत्ता में आए हैं, न कि परिवार सेवा के लिए। यही वजह है कि देश के लोग मजबूती के साथ पीएम मोदी का साथ दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग ये सब पचा नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद वो फर्जी आरोप लगाकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने विगत 11 वर्षों के दौरान भारत को गौरवशाली भारत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 12 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया, जो एक मजबूत, स्थिर और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक है। उनकी सरकार 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर लाई। ये नए भारत की वास्तविक तस्वीर है। वही रक्षा उत्पाद में 175% की वृद्धि हुई, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। रक्षा निर्यात में 30% की वृद्धि हुई है। वही स्वदेशी के प्रति पीएम मोदी की सोच जगजाहिर है। फलतः देश की 65% रक्षा आवश्यकताएं अब भारत में पूरी हो रही है। लेकिन विपक्ष के लोग ये सब नहीं देखेंगे। वो कभी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो कभी एसआईआर पर हमला बोलेंगे। लेकिन एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के लोग मात खा चुके हैं। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष के लोगों ने बिहार में एसआईआर पर रोक लगवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा। फिर भी राहुल गांधी एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला बताकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन वोट चोरी पर वो सुप्रीम कोर्ट जाने से क्यों भाग रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन एसआईआर की वजह से घुसपैठियों पर कार्रवाई भी हो रही है। हालांकि कुछ लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं। वो घुसपैठियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। कुछ रोहिंग्याओं के हिरासत में गायब होने की जांच के लिए ये याचिका दायर की गई थी। वहीं सुनवाई के दौरान सीजेआई भड़क गए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता पर कड़ा रुख अपनाया और उन्हें फटकार भी लगाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी मना कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। वहीं सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या हमें उनके लिए लाल कालीन बिछाना चाहिए। तो देखा आपने कैसे कुछ लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं आप दर्शक भी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। यह भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, सीजेआई सूर्यकांत की रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट वाली टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि आजकल जज ज्यादा बात करते हैं। वे टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं। पहले जज ऐसा नहीं करते थे, वे बेहद कम बात करते थे। अब पूरी टेंडेंसी बदल गई है। दरअसल रोहिंग्याओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या हमें उनके लिए लाल कालीन बिछाना चाहिए। वे घुसपैठिए हैं तो क्या हम उन्हें लाल कालीन स्वागत देंगे। सीजेआई की इस टिप्पणी पर कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनकी टिप्पणी का जवाब देना हमेशा शोभा नहीं देता। वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी जज को लूज कमेंट नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने कैसे सीजेआई के लाल कालीन बिछाने वाले कमेंट से टीएमसी सांसद को जबरदस्त मिर्ची लगी है। और अब वो ज्ञान दे रहे हैं कि पहले जज सिर्फ जजमेंट देते थे, अब कमेंट भी करते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आजकल जज टीआरपी बढ़ाने के लिए ज्यादा बात करते हैं, लेकिन जजमेंट नहीं देते हैं। यही आजकल सबसे बड़ी समस्या है। वहीं 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा और राज्यसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। उम्मीद थी कि सत्र की शुरुआत जनहित विकास और आवश्यक कानूनों पर गंभीर चर्चा से होगी, लेकिन शुरुआत होते ही सदन शोर शराबों में डूब गया। इस हंगामे का केंद्र था एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर में गड़बड़ी हुई है और ये लोकतांत्रिक अधिकारों से छेड़छाड़ का मामला है, इसलिए इसे संसद में उठाया जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि एसआईआर एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किया जाता है, इसलिए ये संसद में चर्चा का विषय नहीं हो सकता है। लेकिन दर्शकों, असल सवाल यह है कि अगर एसआईआर इतना ही गंभीर मुद्दा था तो विपक्ष ने इसे पहले क्यों नहीं उठाया। क्यों हमेशा की तरह वही सियासी नाटक, वही टकराव ठीक उस दिन शुरू हो जाता है जब संसद सत्र खुलता है। ये विपक्ष की लोकतांत्रिक चिंता कम और राजनीतिक रणनीति ज्यादा लगती है।
विपक्ष अक्सर सत्र से पहले जिस तैयारी का दावा करता है वो हर बार संसद में हंगामे के रूप में सामने आती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान देते हुए कहा है कि संसद का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति उसमें बैठे हैं। उन्होंने कहा कि संसद एक मर्यादा गरिमा के साथ वो राष्ट्र का गौरव भी है और राष्ट्र के गौरव के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। दर्शकों, हर वक्त संसद शुरू होने के साथ ही विपक्ष के लोग सिर्फ विरोध और हंगामा करते हैं। दरअसल विपक्ष के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई विजन। वो देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए सदन चलने नहीं दे रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर सदन चलता रहा तो मोदी सरकार काम करती रहेगी, जिससे देश के लोगों का काफी भला होगा। यही वजह है कि विपक्ष के लोग सिर्फ हंगामा करके संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। अब पीएम मोदी ने ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जिससे विपक्ष की दुनिया हिल गई है और विपक्ष के नेताओं को बड़ा डर सताने लगा है। दर्शकों, पीएम मोदी के हर फैसले से विपक्ष को तकलीफ हो रही है, लेकिन पीएम मोदी जो फैसले लेते हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं। देश के लोगों की सुरक्षा पीएम मोदी के लिए अहम है, लेकिन विपक्ष के लिए राजनीति सबसे ऊपर है। दरअसल देश में एसआईआर के बाद केंद्र सरकार द्वारा फोन निर्माताओं को जारी किए गए निर्देश ने एक बार फिर सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। एसआईआर का मुद्दा शांत हुआ ही नहीं कि संचार साथी ऐप का मुद्दा तूल पकड़ गया। इसको लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। बता दें कि भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया जिसमें सभी नए प्लेटफॉर्म्स पर संचार साथी ऐप को प्रीलोड करने के निर्देश दिए गए। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो लोग ये ऐप नहीं रखना चाहते वो इसे अपने मोबाइल से डिलीट भी कर सकते हैं। ये विकल्प भी है। तो वहीं कांग्रेस को सरकार के इस फैसले से जबरदस्त मिर्ची लग गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। ये एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार के इस आदेश की आलोचना की। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी मंगलवार को इस मुद्दे पर सदन स्थगन नोटिस भी दिया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं सदन में बहस के दौरान बोलूंगा, अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने एनआईए से कहा कि मुझे लगता है कि इस पर पार्लियामेंट की किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबका डेटा रखा ले, सबकी जानकारी रख ले। इस बहाने सरकार जो है वो हर एक के मोबाइल में घुस जाए। इसलिए ये बहुत खतरनाक बात है। इस पर गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा के वीडियो को एक्स पर शेयर कर लिखा कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है और ये बहुत मजेदार है। नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है। मोदी सरकार इस देश को हर तरह से तानाशाही में बदल रही है। पार्लियामेंट इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि सरकार किसी भी बात पर चर्चा करने से मना कर रही है। दर्शकों, मोदी सरकार के हर फैसले का विपक्ष के लोग विरोध करने लगते हैं। वहीं सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश पर केंद्र सरकार की सफाई भी सामने आई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर्स इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वो स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करके बेचे। इसके लिए 90 दिन का समय दिया था। हालांकि इस फैसले का भी कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। हालांकि आप दर्शक सरकार के इस फैसले को सही मानते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। वहीं विपक्षी दल के मुस्लिम नेता ने ही राहुल गांधी के दावों की हवा निकाल दी है, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा है और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इस वजह से लोकसभा में कामकाज नहीं हो सका और कार्रवाई 2 बार स्थगित की गई। राज्यसभा में भी दूसरे दिन सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि 12-13 लोगों की जान जा चुकी है, ये अर्जेंट मैटर है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब में कहा कि कृपया टाइमलाइन कंडीशन मत लाइए। हम अलग अलग विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं, जल्द ही इस पर फैसला होगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। दर्शकों, चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस, सपा और राजद जैसी पार्टियां वोट चोरी पर मोदी सरकार को घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी इस मुद्दे पर अपने ही संगठन से अलग राय रखती है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। वहीं इससे पहले राज्यसभा सांसद
चौधरी मोहम्मद रमजान ने राज्यसभा में सांसद की शपथ ली। वहीं संसद में नेशनल कांग्रेस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि 2024 में जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे चुनाव हुए थे। इस चुनाव के बाद एनसी की सरकार आई थी। इस सरकार में कांग्रेस के अलावा अन्य लोग भी साथ हैं। के सांसद चौधरी ने कहा कि यहाँ पर सब लोगों ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे, लेकिन मैं अपने राज्य की बात करना चाहता हूँ। वहां पर चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरे हुए थे। सांसद ने आगे ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें एक मजबूत जनादेश दिया, लेकिन चुनी हुई सरकार के पास फैसले लेने का पूरा कंट्रोल नहीं है। उसके बजाय ज्यादातर शक्तियां तो केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए उपराज्यपाल के पास है। दर्शकों, राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के सांसद का ये बयान राहुल गांधी के नैरेटिव को झटका देने वाला है। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद का कहना था कि दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट काट दिए और फर्जी वोटरों को जोड़ दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर और वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। हालांकि बिहार चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि संसद भवन के बाहर आज इंडिया गठबंधन ने एसआईआर के विरोध में मजबूत प्रदर्शन किया। मोदी जी कह तो जाते हैं कि संसद भारत के लोगों का है, मगर जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा से भागे रहते हैं। लोकतंत्र में मताधिकार से बड़ा जनता का मुद्दा क्या हो सकता है? इसलिए विपक्ष की मांग है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संसद में एसआईआर पर गंभीर चर्चा हो। वोट से ही हर नागरिक के सारे अधिकार है और एसआईआर साफ तौर पर देश के गरीब और बहुजनों के वोट काटने और चुनावों को एक तरफा बनाने का हथियार है। वहीं संसद परिसर में एसआईआर पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का वीडियो शेयर कर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर लिखा कि राहुल गांधी फोन पर बिजी हैं। राहुल गांधी भी उन मुद्दों को सीरियसली नहीं लेते जिन्हें वो और विपक्ष उठाते हैं। इस एसआईआर के मामले में राहुल डेल्यूलू में जी रहे हैं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी के वीडियो को दिखाकर बीजेपी ने निशाना साधा है कि जब विपक्षी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां भी राहुल गांधी सीरियस नहीं है और विरोध प्रदर्शन के बीच मोबाइल में बिजी हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी ने सोमवार से शुरू हुए संसद सत्र में देश के राजनीतिक पटल पर हलचल मचा दी है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद संजय सिंह ने विपक्षी दलों के साथ सुर मिलाते हुए एसआईआर के नाम पर हो रहे कथित घोटाले और इस प्रक्रिया के दबाव में बीएलओ की हो रही मौतों के गंभीर मुद्दे पर सदन में नियम के तहत तत्काल चर्चा की मांग की। आम आदमी पार्टी का ये कदम केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सीधे सवाल खड़े करता है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। गत वर्ष संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन से अलग होकर मुद्दों पर बात करती रही आम आदमी पार्टी इस बार संसद सत्र शुरू होते ही एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी खेमे के साथ खड़ी हो गई है। वहीं दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में रविवार को हुए उपचुनावों ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई का एक नया दौर शुरू कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों ने मतदान को लेकर अपनी अलग अलग बातें कही। आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी पर गलत काम को करने का आरोप लगाया, तो वहीं भगवा पार्टी ने बोगस वोटिंग का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 7 वार्डों के अपने दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी को अच्छे प्रदर्शन का भरोसा है। उन्होंने कहा कि पहली बार 12 वार्डों में एक साथ उपचुनाव हुए। स्थानीय चुनाव में पारंपरिक रूप से कम वोटिंग के बावजूद बीजेपी की संगठनात्मक ताकत आज फायदेमंद साबित हुई। सचदेवा ने कहा कि वोटरों को अपनी वोटर स्लिप बनवाने के लिए बीजेपी बूथों पर आते देखा गया, जिससे उन्होंने दावा किया कि लोगों की अच्छी भावना का पता चलता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर गलत काम करने का आरोप लगाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए आप की दिल्ली यूनिट के चीफ सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस का एक पूर्व एसएचओ सादे कपड़ों में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहा है और चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान को जारी कर आरोपों को खारिज कर दिया और आप पर बोगस वोटिंग करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सचदेवा ने कहा कि मुंडका में आप से जुड़ी 8 महिलाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पार्टी द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर नायना में दर्ज एक और एफआईआर दिल्ली के लिए नया अनुभव था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमें हाल के सालों में नकली वोटिंग की कोई ऑर्गेनाइज्ड कोशिश याद नहीं है। आपने मुंडका में नकली वोटिंग की कोशिश की और संगम विहार, दक्षिण पुरी, नारायणा, ग्रेटर कैलाश और चांदनी चौक में भी ऐसी ही कोशिशें करने का इरादा था, लेकिन पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के कारण वो नाकाम रहे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आप नेता नकली वोटिंग के जरिए चुनाव लड़ना चाहते थे और ये दावा किया कि भारद्वाज ने ये देखने के बाद कि पुलिस और बीजेपी देख रही है, सुबह 10:30 बजे
बहाने भरे बयान देना शुरू कर दिया। उपचुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं मशहूर शिक्षक अवध ओझा ने एक पॉडकास्ट में आम आदमी पार्टी में रहने के दौरान का वक्त याद करते हुए कहा कि किस तरह उन्हें बोलने से रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, दूर रहूंगा, बहुत खुश हूँ, पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे नहीं तो मर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें